हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिएगा, अभी यहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ जो खान सर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। सो उन सभी आपके 50,000 क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स दिख रहे होंगे और चैप्टर वाइज हैं। और इसमें आपके जो सबसे पहला है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ। चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको बताऊंगी, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो आज हम यहाँ पर 9 चैप्टर 1 से लेकर के 9 चैप्टर तक को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो सभी आपके टेट के एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का हो या फिर आपका बीपीएससी हो, आपका आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस उनको मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन हैं, जो सर की आपके 15,000 प्लस क्वेश्चन है ना, उनको यहाँ पर कराने वाली हूँ। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हम किस वन के शीर्ष, जो पहला चैप्टर है वो है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से रिलेटेड, उन्हीं को यहाँ पर कवर करेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं। किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं। तो ये आपके होते हैं किसके शीर्ष में। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, राइट आंसर सी है आपका बूटियाँ। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए एंथ्रोलॉजी कहते हैं। क्या एंथ्रोलॉजी। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन वेरी इंपॉर्टेंट, एपीकल्चर एग्जाम देख सकते हैं कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। यूपी SSSC में आया है 2015। देखिएगा, ये आपका 1990-97 से लेकर के आपके 2021-21 में क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला आपका जो यहाँ पर है वो स्टेट लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ये है आपका किससे, शिशु रोग से। अगला है, एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप की वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए। तो किसका नहीं करना चाहिए, प्रोह अग्रक का, ऑप्शन बी। अगला, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आपका शारीरिकी कहलाता है। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। ये अध्ययन से संबंधित है आपका घास से। देखिएगा, उन बच्चों के लिए है जो मतलब कि अपना जिनके पास बुक नहीं पहुंच सकती है, उनके लिए एक छोटा सा प्रयास है, जितना मेरे से बन पड़ता है मैं ज़रूर यहाँ पर करूँगी। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। जो इस बुक को परचेज़ कर सकता है ज़रूर कीजिएगा, जो नहीं कर सकता है वो यहाँ से देख सकता है। बहुत ही अच्छी बुक है यहाँ पर खान सर की। चलिएगा, अगला है, सब्जी संस्कृति के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है सब्जियों की खेती, ऑलेरी कल्चर कहलाता है। पीजीटी भूगोल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। वीटी कल्चर जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्व निरीक्षक कानून को जो होता है 2015 में पूछा गया है। और वीटी कल्चर जाना जाता है किसके लिए, अंगूर के उत्पादन से रिलेटेड है। कृषि पशुओं का जो आपका वैज्ञानिक प्रबंध है वो आपका क्या कहलाता है। तो वो पशुपालन यहाँ पर कहलाता है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, कांस्टेबल 2002 में पूछा गया है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, ऊतकों से। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था। तो ये लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने करा था, ऑप्शन डी।
अगला है संसार में पौधों का अध्ययन का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन कहते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत? पेडोलॉजी के अंतर्गत स्टडी होता है किसका? भूमि का होता है, ऑप्शन बी। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसकी शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं, ऑप्शन सी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? देखिएगा जो फाइकोलॉजी होता है ना, इसमें अध्ययन होता है किसका? शैवाल का होता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की जेरेंटोलॉजी नर्सिंग किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है वृद्ध वयस्कों के अध्ययन से। वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? सिल्वीकल्चर में। अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंगूरों का अध्ययन यहाँ पर द्राक्षा कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? द्राक्षा कृषि। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से इस बुक को यहाँ पर क्या करा गया है? बनाया गया है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पैलियोनोलॉजी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर सी, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपीकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है रेशम क्या कहलाता है? अभी तक आपने स्टेट लेवल की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों वाले देखे थे और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन आपका क्या कहलाता है भाई? सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर। क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में पूछा गया है जून 2013। सिल्वीकल्चर संबंधित है आपका किससे? वन एवं वन्य उत्पाद से रिलेटेड है। अगला है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथेनोलॉजी। इथोलॉजी से किया जाता है, किससे? इथोलॉजी से किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका आया है जो आपका ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है उनको देखेंगे। सोरोलॉजी का अध्ययन है, तो सोरोलॉजी का अध्ययन है क्या? सोरोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका करते हैं भाई? में छिपकली का, ऑप्शन बी। यहाँ पर डेट देख सकते हैं कब पूछा गया है? 2016 में। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। इन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी में होता है। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों के पालन से। वेरी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकीय विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो इसका संबंध है शरीर संरचना और वातावरण से। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये करते हैं आपका किसके अंतर्गत? एडाफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके तहत करते हैं? एडाफोलॉजी के तहत करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये ऑन्थ्रियोलॉजी कहलाता है, ऑन्थ्रोलॉजी। अगला है निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो ये आपका है एथनोग्राफी। क्या है? एथनोग्राफी। मॉर्फोलॉजी क्या है? देखिएगा मॉर्फोलॉजी क्या है यहाँ पर? तो मॉर्फोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो ये है आपका जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का स्टडी। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन है ऑर्गेनोलॉजी। अगला है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। अगला है यहाँ पर कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। हेमेटोलॉजी का स्टडी से संबंधित है। हेमेटोलॉजी का संबंध है आपका रक्त, ब्लड से संबंध होता है।
निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेपेटोलॉजी। निम्न डॉट डॉट तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है, तो ये है प्राइमोटोलॉजी। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, फाइटोपैथोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध? वेरी इंपॉर्टेंट, एंथ्रोपोलॉजी से। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ये जानवरों का। देखिएगा, अगर आपने 50,000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ना, तो ग्रुप का जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, रेलवे एनटीपीसी का CBT 2 है, उसमें क्वेश्चन 100% यही से ही आपके फंस जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही अच्छे लेवल की ये बुक है। अगला यहाँ पर है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो वो आपकी है कौन सी? एंड्रोलॉजी है, ऑप्शन ए। और ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑनेरियोलॉजी आपका स्टडी है किसका? सपने का है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के स्टडी का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी कहलाता है। बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? देखिएगा, जो बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य है ना, वो आपका क्या है? वो है आपका अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास का और उनके फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अगला है एंटोमोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? तो देखिएगा, जो एंटोमोलॉजी होता है ना, इसमें आपका अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी किया जाता है इसमें? कीटों का। टॉक्सिकोलॉजी किसका स्टडी है? तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? इसमें जहर का करते हैं, ऑप्शन बी। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में अध्ययन होता है पौधों का, प्लांट्स का होता है। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या? सेरीकल्चर। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? ये मधुमक्खी से है, मधुमक्खी पालन से। कवक विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का क्या नाम है? इसका नाम है फाइकोलॉजी। अगला है माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अध्ययन से यहाँ पर क्या संबंधित है वो बताना है। इसका संबंध है कवक से। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये इकोलॉजी। और एग्ज़ाम देख सकते हैं RRB JEE आपका 24/5/2019 की शिफ्ट 4 में पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे उत्तक विज्ञान कहते हैं। अब SSC के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये है आपका शैवाल का। अभी तक आपका ब्रांचेस से ही रिलेटेड आपका वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी व जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो चलिएगा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चट्टान होती हैं, चट्टानों की स्टडी को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी किसका स्टडी है? तो एरेनियोलॉजी आपका अध्ययन है, स्टडी है किसका? ये है आपका मकड़ों का अध्ययन।
मर्मिकोलॉजी किसका स्टडी है? मर्मिकोलॉजी यहाँ पर स्टडी है किसका? चींटियों का। और ये आपका एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है, तो वो है आपका फ्लोरीकल्चर यानी कि पुष्प कृषि है। फफूंद या कवक की स्टडी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कवक विज्ञान। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन सिल्वीकल्चर के साथ है? तो इसका है आपका जंगली फसलों से। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑर्नियोथोफिली के नाम से। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसकी डर्मेटोलॉजी कहते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत यहाँ पर है आपका पेडोलॉजी फाइटोजियोग्राफी से। बाकी यहाँ पर सही है हाइड्रोलॉजी ओशनियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल ज्योग्राफी, डेमोग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, लेकिन पेडोलॉजी में आपको बताना है किसका स्टडी करते हैं। डॉट डॉट प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगमन है, तो ये आपने देखा यहाँ पर क्या है? पेडोलॉजी है। क्या है? पेडोलॉजी है। कोशिकाओं की स्टडी को भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कई बार अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है एसएससी के अलावा। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे एथोलॉजी कहते हैं। क्या? एथोलॉजी कहते हैं। अगला है कीट विज्ञान अध्ययन है। कीट विज्ञान अध्ययन है किसका? कीटों का है। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा से संबंधित विज्ञान आपका मृदा विज्ञान कहलाता है। फफूंद या कवक के स्टडी को क्या कहते हैं? इसके स्टडी को कहते हैं कवक विज्ञान। और ऑर्नियोथोफिली किसके द्वारा होता है? तो मैंने अभी बताया था पक्षी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। एक्वाकल्चर क्या है? लॉरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर क्या है? और आपका यहाँ पर विटीकल्चर क्या है? आपको सही मिलान करना है। देखिएगा अगर आप देखेंगे ना तो एक्वाकल्चर जो है आपका वो आपका आता है किसमें? मत्स्य पालन। लॉरीकल्चर जो आता है ना, लॉरीकल्चर आता है आपका पुष्प में आता है। और सेरीकल्चर आपका क्या आता है? सेरीकल्चर आपका आता है किस में आता है? रेशम कीट में आता है, 1 हो जाएगा। और बचा विटीकल्चर अंगूर आपका आ जाता है 2। तो 4 3 1 2 किस में आ रहा है? 4 3 1 2 4 3 2 1 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 4 3 1 2 हमें देखना है ऑप्शन डी। ब्रह्मांड के स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु की स्टडी को क्या कहते हैं? नियोनेटोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों का जो वैज्ञानिक स्टडी होता है उसे ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन डी। मृदा संवर्धन किसका अध्ययन है? देखिएगा जो मृदा संवर्धन है ना, ये स्टडी है किसका? ऑप्शन ए, वृक्षों व वनस्पतियों की खेती से। अब यहाँ पर जो आपका यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर से, और ये आपका लास्ट यहाँ पर रहेगा ब्रांचेस से। फिर जो चैप्टर है वो प्रमुख जैव वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कारों से अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आप देखेंगे। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक स्टडी को क्या कहते हैं? इथानोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ आपको बताना है। तो जो सुमेलित है वो आपका आप देख रहे होंगे कि सीधे सीधे लेक्सिकोग्राफी जो है ना, ये शब्दकोश का संकलन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सूची 1 है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर जो पक्षी है, पक्षियों का अध्ययन जो करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? तो वो करते हैं ऑर्नियोथोलॉजी। मैंने अभी आपको बताया था ऑर्नियोथोलॉजी हो जाएगा। और हमारा जो वंशागति होती, जेनेटिक्स आप बोलते ना कि कोई भी चीज़, अरे यार तो जेनेटिक प्रॉब्लम है,
तो वंशागति मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स हो गया, यानी कि 3 4 हो गया। पर्यावरण, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, इकोलॉजी वर्ड आपने सुना होगा। क्या सुना होगा, इकोलॉजी आपने वर्ड सुना होगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और बचा आपका जीवाश्म, पैलियोबायोलॉजी। पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का स्टडी करते हैं। तो आपका 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में आएगा वो देखते हैं। ऑप्शन बी 3 4 2 1 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसकी स्टडी से रिलेशन है इसका, तो इसका है वृद्ध से। रेशम कीट पालन वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में आपने एसएससी के एग्जाम में भी देखा है। सेरिकल्चर में इसका क्या होता है स्टडी, जो रेशम कीट पालन होता है ना उसको कहते हैं सेरिकल्चर। फूलों की स्टडी को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एंथ्रोलॉजी, कई बार आपके एग्जाम में आया है। अस्थियों का अध्ययन जो होता है, जो हमारी बोन्स होती है, इनका स्टडी किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, यूपीपीसीएस 1990 का है, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। अगला है जंतु विज्ञान, जूलॉजी अध्ययन करता है। जूलॉजी अध्ययन करता है किसका, जीवित व मृत जानवर बोथ का करता है, दोनों का करता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्म कौन सा होता है, अर्थवर्म होता है, कौन सा अर्थवर्म होता है। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों की स्टडी से संबंधित है, तो ये है आपका जननांकी से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, फलों की खेती पोमोलॉजी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के स्टडी को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन आपका है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों की अध्ययन को क्या कहते हैं, सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन डी ऑलरी कल्चर। देखिएगा फ्रेंड्स, मुझे एक बुक बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं आपको यहाँ पर ही करा रही हूँ। भाई जितना हमसे आप लोगों के लिए हो पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। और जो इस बुक को परचेज़ कर सकता है वो ज़रूर करेंगे। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को यहाँ पर कहते हैं क्या, एंटोमोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही नहीं है, तो आप जो लाख का कीड़ा होता है पिसीकल्चर नहीं होता है। हॉर्टिकल्चर अभी आपने देखा पीछे गलत है, फूल से होता है। एपीकल्चर शहद से। सेलीकल्चर सिल्क यानी कि रेशम से रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। वीटी कल्चर कई बार आपका आ गया है, तो इसका संबंध निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, ऑप्शन डी अंगूर। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स जो है ना इसमें से किसका अध्ययन है, ऑप्शन डी अनुवांशिकता और विचरण का। मधुमक्खी का यूज़ किया जाता है किस में करते हैं, एपीकल्चर में करते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना है तो आपना क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना है क्या, सर्पेटोलॉजी। क्या है, सर्पेटोलॉजी है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, मिट्टी का पेडोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके देखिएगा जो पहला चैप्टर था ना आपका ब्रांचेस, जो जीव विज्ञान की विभिन्न ब्रांचेस होती हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए सभी क्वेश्चन, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में 2021 तक पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सभी को यहाँ पर संजोया गया है।
तो अब चलेंगे हम जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है प्रमुख जैव वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कारों से रिलेटेड। आपकी एग्ज़ाम में ग्रुप डी वाले तो स्पेशल ध्यान देंगे, उनके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% ब्रांचेस से भी आता है और आपका किससे आता है, ब्रांचेस के साथ साथ आपका खोज और आविष्कारों से भी आता है। तो चलिएगा इस चैप्टर को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इसकी खोज यहाँ पर करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये पूछा ही गया है एसएससी के एग्ज़ाम में, इसके अलावा भी ये बहुत बार अन्य एग्ज़ामों में भी पूछा गया है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं, अरस्तु। हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में स्टडी करते हैं हम किसका करते हैं, जल में पादप संवर्धन का। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई है, ये की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला है टीका यानी कि वैक्सीन का आविष्कार किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने करा है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने करी है, ये करी है जेम्स हारग्रीव्स ने। प्रथम टीका वैक्सीन किसने डेवलप किया था, एडवर्ड जेनर द्वारा करा गया था। आइनोथेरा लैमार्कियना पौधे पर किसका प्रयोग किए, तो ये आपका किया था ह्यूगो डी प्रिच। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मैक्लीटांग ने करा था, मैक्लीटांग। हिपोक्रेटस विज्ञान किसकी शाखा से संबंधित है, चिकित्सा की शाखा से संबंधित है, ऑप्शन बी। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदित द्वारा यहाँ पर सीखा जाता है, एनाटॉमी आपका है एनाटॉमी। पेनिसिलिन की खोज किसने करी है, फिर से यहाँ पर आया है और इसका है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज करी थी, एडवर्ड जेनर। अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे हैं। गलत संयोजक को आपको चिन्हित करना है और जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज करा, बिल्कुल सही है। जेल बेयर्ड ने करा था टेलीविज़न का, बिल्कुल सही है। जे पार्किंस ने पेनिसिलिन, लेकिन आपका एल्जीबेल टेलीफोन यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है, ऑप्शन बी। आप जो यूपी टेट के एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर से उनको देखेंगे, जिसमें रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है, तो ये है आपका स्फेग्मोमैनोमीटर। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका यानी कि की को डेवलप किया है, वो है आपका क्यूवियर है। क्या है, क्यूवियर है। एक कोशीय सूक्ष्मजीव है, क्या है आपका, पैरामीशियम है। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको यहाँ पर मिलाना है, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है और यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो चलिएगा, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने किसकी खोज करी थी, इन्होंने खोज करी थी पेनिसिलिन की। ऑप्शन देखिएगा 4th हो जाएगा इसका। एडवर्ड जेनर जो है, एडवर्ड जेनर ने क्या करा था, एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर चेचक के टीके की खोज करी थी, 5th हो जाएगा। लुई पास्चर की मैं बात करूँ तो लुई पास्चर ने यहाँ पर क्या करा था, लुई पास्चर ने यहाँ पर खोज करा था किसका, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। तो 3rd इसका यहाँ पर हो जाएगा। रॉबर्ट कोच की अगर बात करें तो रॉबर्ट कोच ने यहाँ पर खोज करी है किसकी, इन्होंने करी है किसकी, इन्होंने करी है, तो यहाँ पर जो आपका इसने खोज करी है वो है आपका एडवर्ड। देखिएगा, रॉबर्ट कोच की हम बात करेंगे ना, तो रॉबर्ट कोच ने खोज करी है किसकी, ये हो जाएगा एंथ्रेक्स जीवाणु की। तो क्या रहा है, 4th 5th 3rd 1st। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कौन सा हो जाएगा, 4th 5th और आपका 2nd और 1st था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4th में आपका क्या था, देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपकी खोज करी है पेनिसिलिन की, एडवर्ड जेनर ने खोज करी है किसकी, चेचक के टीके की, और लुई पास्चर ने खोज किसकी करी है, उन्होंने करी है आपका जो लैक्टिक बैसिलस जीवाणु होता है, नहीं उन्होंने करी है, देखिएगा एडवर्ड जेनर ने करी है, सॉरी लुई पास्चर ने किण्वन की खोज करी है, किसकी, किण्वन की खोज करी है। और जो आपके यहाँ पर रॉबर्ट कोच है, इन्होंने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज करी है। यहाँ पर मैं आपको फिर से ले चलती हूँ
देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी। एडवर्ड जेनर है, इन्होंने चेचक के टीके की खोज करी। लुई पास्चर, इन्होंने किण्वन की खोज करी। और रॉबर्ट कोच ने ना एंथ्रेक्स जीवाणु की। तो फिफ्थ आपका सबसे पहला है, फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, और फिफ्थ के बाद आपका कौन सा है, सेकंड है, और फिर फर्स्ट है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है वो बताना है। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो होती है क्या, वो होती है कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। इसके बाद जो रेलवे में अब तक आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। तो मुझे लगता है कि जब एक चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में आया है तो वो आपका रिपीट होगा, और यहीं पर ही सुन 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 के ही आपको लर्न हो जाना है। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। मैंने अभी बताया था कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का यहाँ पर आविष्कार किया। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, थियोफ्रेटस को माना जाता है, फ्रेस्टस को। पोलियो के टीके यानी कि वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जोनास साल्क ने यहाँ पर पोलियो के टीके की खोज करी। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम है, कैस्कोग्राफ है। क्या है, कैस्कोग्राफ है। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए फेमस जाने जाते हैं, पक्षी विज्ञानी हैं ये। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की थी। तो ये करी थी बेसालियस ने करी थी। ऑरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई है क्या, अल्बर्ट साबिन। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था, जॉन्स होप्स ने करा था। डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया है, फारेनहाइट ने करा था। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर फेमस है। तो ये है टीके के लिए। एंटोनी वॉन वैन्यूलेवन हॉक की यहाँ पर खोज के लिए फेमस है कौन, माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप है। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परख नली निषेचन तकनीक को आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वो है रॉबर्ट एडवर्ड्स हैं। और आपका नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो इस बार आपका करंट अफेयर का बनेगा। अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखेंगे। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है, रेबीज के टीके के लिए जाना जाता है लुई पास्चर को, वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने करा था, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने करा था, वेरी इंपॉर्टेंट। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये है आपकी पेनिसिलिन है। कौन है, पेनिसिलिन। अब यहाँ पर आता है अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन। तो अलग अलग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें है विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि और मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे घटन विज्ञान कहते हैं, फेनोलॉजी कहते हैं। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने करी थी, ये खोज करी थी चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरिन ने। अगला है प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई थी, ये हुई थी टैमिन तथा वॉल्टीमोर ने करी थी। जीवाणु की खोज किसने करी थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, सैंटियागो रैमन वाई कैजल ने। निम्नलिखित में से किसने IVF इन विटो फर्टिलाइजेशन या इन विरिटो गर्भाधान तकनीक की खोज करी थी, रॉबर्ट एडवर्ड्स ने करी थी। भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए यंत्र की खोज करी थी। तो ये है जगदीश चंद्र बोस। टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे, टीकाकरण के आविष्कारक थे एडवर्ड जेनर थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, ऑटोस्कोप। जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है, ये है बेंथम और हुकर।
अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है पोलियो का टीका। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है और उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है, वो हैं आपके एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया है ह्यूगो डी राइस। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने करा था। एस्प्रिन का आविष्कार किसने करा था? ये करा था फेलिक्स होफमैन ने। जमे हुए भोजन की खोज किसने करी थी? फ्लोरेंस बर्ट्स ऑय ने करी थी। विषम जालिकता की खोज किसने करी थी? एफ ब्लैकली ने। क्रिस्टोग्राफर का आविष्कार किसने किया था? ये करा था जेसी बोश ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय मूल के थे और जिसे चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है? ये हैं हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु को। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विज्ञान के जीवों के विकास के कारण होता है? तो ये होता है किसके विकास के कारण? ये है आपका लुई पाश्चर, ऑप्शन सी। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने करी थी? पहला एंटीबायोटिक की खोज करी थी ए फ्लेमिंग ने। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था डार्विन ने, ऑप्शन सी। सूची पहली को सूची सेकंड से आपको यहाँ पर मिलाना है। देखिएगा जो जेनर है ना, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो जेनर हैं इन्होंने किसकी खोज करी है? इन्होंने खोज करी है टीकाकरण की। और वाटसन ने किसकी खोज करी है? वाटसन ने यहाँ पर खोज करी है द्विकुंडली की। लैंड स्टीनर जो है इन्होंने खोज करी है किसकी? लैंड स्टीनर ने खोज करी है यहाँ पर रुधिर वर्ग की। और फ्लेमिंग ने खोज करी है किसकी? फ्लेमिंग ने यहाँ पर खोज करी है पेनिसिलिन की। तो आपका यहाँ पर कहीं पर आ रहा है 3, 4, 1 एंड 2। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी, आपका क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है? हिपोक्रेटस को। निम्नलिखित में से कौन चेचक के टीके के खोजकर्ता थे? तो कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है खोजकर्ताओं से। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेल थ्योरीज, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, यानी कि कोशिका सिद्धांत है, संरचना है और कार्य है, थर्ड चैप्टर। तो चलिएगा थर्ड चैप्टर आप देखेंगे क्रोमोसोम से बना है क्या? क्रोमोसोम से बना है आपका क्या बना है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या बना है? डीएनए बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर इससे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिएगा इसे करेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही। आपका 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। तो ये अवस्था किसकी कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, ट्राइसोमिक कहलाती है। क्या? ट्राइसोमिक कहलाती है। अगला है पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है? सेलेडन और श्वान ने कहा था। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होता है? यूरेसिल होता है। कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत करा था? सटन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशीय जीव है? तो ये है वायरस, विषाणु एक अकोशीय जीव है। आनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई है, तो ये है आपका जीन। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो विभाजन की जो क्षमता होती है ना, वो होती है शीर्षस्थ विभज्योतक में। पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? रिक्तिका। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित है, जंतु में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ये होता है जीवाणु में।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने करी थी? नॉल तथा रश्का ने। प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्म में झिल्ली। अगला है, यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बना देखिए, दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपोस्पोरी कहते हैं। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायुवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है एटीपी से। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में लिंग गुणसूत्रों के कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होती है? XY। उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट। बायोप्सी क्या कहलाता है? बायोप्सी जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जांच। कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? राइबोसोम। डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल। मानव कोशिका में होते हैं, मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की अधिक आकारिकी का स्टडी किया जाता है? मेटाफेज। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनता है, जीव द्रव्य होता है। अगला है, राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम आपके जो होते हैं वो होते हैं आरएनए। कोशिका का शक्तिगृह किसको कहते हैं? ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? आरएनए। आरएनए की होती है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था कब? 1953 में। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में से सम्मिलित है कौन? डीएनए, आरएनए, एम हिस्टोन है। अगला है, कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 32। आरएनए अणु में थाइमीन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक है यूरेसिल। एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट विभाजित होती है और एक प्याला भरने में 1 घंटा लगता है और आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा? 59 मिनट का। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताएं, तो ये है प्रोटिस्टा। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में हेल्प करता है, मदद करता है? तो ये आपका मदद करता है कौन सा? आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, लाइसोसोम। ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। अगला यहाँ पर देखेंगे कि जो डॉट डॉट कोशिका की आंतरिक परत है जो डिम्बावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है, तो वो है ब्लास्टोसिस्ट। कोशिकीय पूर्णशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इनका नाम है हैबरलैंड। अगला क्वेश्चन, डिम्ब के बाह्य चर्म परत से बनता है। जो आपका डिम्ब होता है, डिम्ब का जो बाह्य चर्म होता है, चर्म परत से बनता है। ये आपका राइट आंसर है नाड़ी संस्थान। प्रोटीन संश्लेषण होता है किसका होता है? राइबोसोम में होता है। प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं बैक्टीरियाज में। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कोशिका भित्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला है कोशिका के, आप देखिएगा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित है? तो ये है आपका लाइसोसोम। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या होता है? सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन होता है। बायोप्सी संबंधित है किससे? बायोप्सी का संबंध है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अब यहाँ पर आरआरबी रेलवे के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, कोशिका प्रकार्यात्मकता फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। जीन परिवर्तन किस में होता है? तो ये डीएनए में होता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? वो है लाइसोसोम है। आत्महत्या की थैली वेरी इंपॉर्टेंट किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति से। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कहते हैं। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिका में नहीं, वो है लवक। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से कौन सी है? न्यूरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। बाकी सभी यहाँ पर क्या है? सही है। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वो है प्लाज्मा झिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? राइबोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। जीवन की मूलभूत यूनिट क्या होती है? कोशिका। सजीवों की पहचान है, तो सजीवों की पहचान क्या है? श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? वो होता है नाभिक होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का यूज होता है? केवल समसूत्रण का। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है? इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि क्या होगा? ऑप्शन डी, डब्ल्यू बेटसन आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? लुई पास्चर ने, एमजे स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने या टी स्वान ने? तो ये आपका जो जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं ये अवधारणा दी थी आपका 2 और 4 एमजे स्लाइडेन एंड आपका टी स्वान ने दी थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है अमीनो अम्लों की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं 20। कितने अमीनो अम्ल? 20 यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल करता है। निम्न को सुमेलित करना है आपको।
तो देखिएगा जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम आपका आत्महत्या की थैली। डीएनए आपका क्या होता है, डीएनए आपका होता है गुणसूत्र होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो 1 का यहाँ पर आपका सी, 2 का बी, और 3rd का ए, तो CBA ऑप्शन बी आपका सही है। अनुवांशिकीय परिवर्तन किस इनमें होता है, अनुवांशिकीय परिवर्तन इनमें होता है, किसमें, क्रोमोसोम्स में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पर, हैदराबाद में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने करा था, ऑप्शन ए कार्नबर्ग ने करा था। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, विषाणु पर। एमिनो अम्ल क्या मिला, एमिनो अम्ल मिलते हैं किसमें, प्रोटीन में। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, मेटाफेज। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है, ऑप्शन बी। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल। हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं, हेमोग्लोबिन होते हैं। इनमें से कौन सा सही उपयुक्त सभी है, सही आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर है एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। किस प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, कायांतरण। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे क्या कहते हैं, समपरासरी कहते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में कराने सामान्य रूप से क्या कहलाता, कराना सामान्य रूप से क्या कहलाता है, श्वसन। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं, डीएनए एवं प्रोटीन होते हैं। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ग्रंथिल ऊतक बहुकोशी के जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, ऊर्जा। कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था इंटरफेज का हिस्सा नहीं है, समसूत्रण माइटोसिस है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, जीवद्रव्य। प्रोटोप्लाज्म को आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाता है, समजात अंग कहलाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, लयनक काय को। निम्न में से सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण कौन सा होता है, पूर्वावस्था, प्रोफेज जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा, वो है उत्सर्जन। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है, तो एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर एडनोसिन ट्राइफास्फेट होता है। क्या होता है, एडनोसिन ट्राइफास्फेट। रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है, रंध्रों को खोलना और बंद करना दोनों ही होता है। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रारूपों में वर्गीकृत किया गया है, बेलनाकार। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है, कोशिका भित्ति। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। लाइसोसोम को उनकी डॉट डॉट की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, फैगोसाइटिक गतिविधि के कारण।
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिकाओं की खोज करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। कोशिका में निम्न में से कौन सी थैली जो डाइजेस्टिव बैग होता है वो पाचन कहलाती है? पाचन थैली वो है लाइसोसोम। फ्रेंड्स, सभी इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज़ किया है? पुरकिंजे। फर्न की स्त्रीधारणी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? सूत्रकर्णिका। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों की। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपोप्रोटीन। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लैंकाय। पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली के लिपिड में क्या हो सकता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। निम्न में से किस कोशिका को एटम बम कहते हैं? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किससे बना हुआ है? ये कार्ल बेंडा ने बनाया है। संरचनाओं के कौन से युग में प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो वो है आपका, सभी विकल्प सही है, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। अगला है यहाँ पर निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो वो है आपका सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? वर्षाणु एवं पितरक। अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है? अतिवर्धन का अर्थ होता है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबद्ध और अंतर्विष्ट हैं, सहाय कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? माइकोप्लाज्म। जल की अणु की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है? परासरण। पादप कोशिका का केंद्रक एक जैली पदार्थ से घिरा होता है जो कोशिका द्रव्य कहलाता है। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत यूनिट होती है? एम स्लीडन तथा टी स्वान। निम्नलिखित में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? मेलेनिन। डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन स्तनपायी विशालत में है? वो है आपका व्हेल। एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन से प्रजनन करता है। किससे? कोशिका विभाजन से। अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तंत्रिका कोशिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया है? कार्ल बेंडा ने। वैज्ञानिक परकीजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया है? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का। निम्नलिखित में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है? लाइसोसोम। बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है? क्रोमोसोम की संख्या। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है? सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब भाई यहाँ पर मिलान करना है आपको। मिलान करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं तो जो अमीबा है ना, ये आपका विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है।
प्लेस्मानिया आपका जो है वो है 2, विखंडन एक निर्धारित तल पर होता है। प्लाज्मोडियम एक बहुखंड द्वारा अनेक संतृप्त कोशिकाएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आरएनए का संक्षिप्त रूप क्या है? आरएनए का जो संक्षिप्त रूप है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका का जल विभव विलेय एवं दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध किस प्रकार से होता है? जल विभव, विलेय विभव, दाब विभव। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? स्वपोषी के रूप में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है किसमें? न्यूक्लियस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जीन का गठन करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प परासरणदाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः फूलेगी। फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्तियाँ कहलाने वाली एक कठोर जटिल सकरा से बनी होती हैं, स्काइटीन। प्रदीप्ति होने पर निम्नलिखित में से कौन सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं? वो है आपकी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के कारण होता है मलेरिया। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम सेल्डन और श्वान। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? ये है विशरण। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किन्हें देखकर की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पतली कार के टुकड़े। अगला है पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका को पूरी तरह को क्या करता है? पूरी सतह को ढके हो। जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं वो है आपका पक्षाभ। क्या है? पक्षाभ है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध परागम्य है? तो वो है आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये किससे बना होता है? ये होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। कोशिका के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं? तो नाभिक लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं होते हैं। अब यूपीएससी एंड पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं। निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं? छिपकली में नहीं होते हैं छिपकली में, बाकी बंदर, तितली, चीता में होते हैं। एक स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है और विचार करके आपको बताना है। तो ये सभी ही आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, इनको आप रीड कर लीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्लाज्म झिल्ली बनी होती है किसकी? तो ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषाणु सम एकल तत्व आरएनए अणु से बने होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली में बनती हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यापन के संदर्भ में असत्य है? तो ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, ये यहाँ पर असत्य है। बाकी तीनों ऑप्शन भी आपको रीड करना है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है कितनी? 23 है। प्रकंपित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपापोटोसिस कहते हैं।
एपाटॉप्सिस कहते हैं, एपाटॉप्सिस कहते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है? क्रेब्स चक्र होता है। और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो वो है आपका सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा कि जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसी के साथ ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके बाद आएगा आपका फोर्थ चैप्टर और वो है ऊतक से रिलेटेड। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू। ऊतकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, ऊतक से रिलेटेड जो चैप्टर है आपका, उससे जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं वो सभी यहाँ पर आपको कराऊंगी। तो फोर्थ चैप्टर है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुकी हैं। फोर्थ चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय इससे बना होता है। तो किससे बना होता है? ये बना होता है एक ऊतक से बना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर? कौन सी जो स्किन होती है वो सबसे मोटी होती है? तलवे की। तलवे पर जो स्किन होती है ना हमारी, वो सबसे मोटी होती है। अगला है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तो किसे कहते हैं यहाँ पर? ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोलेन काइमा जो होता है, संवहनी कोलेन काइमा को ऊतक कहा जाता है। संवहनी कोलेन काइमा ऊतक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो देखिए जो हैवर्सियन तंत्र है ना, ये आपका बनता है कहाँ पर? कहाँ पर मिलता है? स्तनियों की अस्थियों में। नेक्स्ट यहाँ पर फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, प्लूरा कहलाता है। क्या कहलाता है? जो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण होता है वो प्लूरा कहलाता है। अगला है यहाँ पर, ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में हेल्प करता है। ऊतक, ऐसा ऊतक कौन सा है जो पौधों में जल परिवहन में हेल्प करता है? तो वो है आपका जाइलम। कौन सा है? जाइलम है। बायोप्सी संबंधित है किससे? बायोप्सी किससे रिलेटेड है? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंध है बायोप्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की यूनिट क्या है? देखिएगा जो तंत्रिका ऊतक होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा मूड तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। और इसका राइट आंसर होगा उपास्थि, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? आपने ऊंट देखा होगा, उसका कुबड़ देखा होगा, तो वो किसका बना होता है? वसामय ऊतक का बना होता है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? देखिएगा, सलिक तृप्त उपकला त्वचा बिल्कुल सही है। अंग के बीच में स्थान का भरना उपास्थि। तरल संयोजी ऊतक रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, लेकिन वसीय संयोजी ऊतक अधर त्वचीय परत, ये आपका यहाँ पर गलत है, ऑप्शन डी। अगला है, वह ऊतक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती है वो कौन सा है? तो वो है हृदय पेशीय तंतु। अगला है, उपास्थि एक संयोजी ऊतक है, तो कोमल उपास्थि एक कोमल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊतक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं होती है, वो अभी बताया है हृदय पेशीय तंतु है। अब ऊंट का कुबड़ बना होता है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो ऊंट का कुबड़ होता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, वसामय ऊतक का बना होता है। वह ऊतक जो एक हड्डी यानी कि अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है स्नायु।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तरल ऊतक नहीं है? तो तरल ऊतक जाइलम नहीं है। बाकी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ये आपके सरल ऊतक हैं। अब आपको याद रखना है कि कौन यहाँ पर सरल ऊतक है और कौन नहीं है। अगला आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन आप यहाँ पर रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको देखेंगे टिश्यू से। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं से डॉट डॉट से किससे कानों पर मोटी हो जाती है? तो ये आपका सेलुलोज और पैक्टीन से कानों पर क्या हो जाती है? कोनों पर जो किनारे होते हैं उन पर मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? तो वो हैं आपकी कौन सी? कोलेनकाइमा है। ऊतक एकमात्र पादक ऊतक है। ऐसा कौन सा ऊतक है जो एकमात्र पादक ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो वो है आपका विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक इसको कहते हैं। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं किसके प्रति? पौधों में भोजन के संचरण के लिए। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है उनमें से होती है में निम्न में से ऊतक पाए जाते हैं कौन से? लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक टिश्यूज पाए जाते हैं। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बनता है? तो ये बनता है आपका लैटरल मेरिस्टेम के कारण बनता है। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? तो ये है शीर्ष विभज्योतक। रूट टिप या शुद्ध टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभज्योतक टिश्यूज यहाँ पर देखने को मिलता है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं आपकी ऑप्शन बी जटिल ऊतक होते हैं। अगला है किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं? ये होती हैं लिग्निन के जमाव के कारण। अगला है अग्रस्त मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है क्या? तना और जड़ें। अगला है साधारण स्थायी ऊतकों के प्रकार के 3 प्रकार हैं कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, किससे होती है? तो ये आपकी होती है ऑप्शन बी अंतर्वेशी विभज्योतक एंड शीर्ष विभज्योतक से होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? देखिएगा जो पादप कोशिका भित्ति बनी होती है ये सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है। एरियोलर ऊतक अंगों के किस स्थान को भरता है और किस अंग को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत रिपेयरिंग करता है? तो वो है अंदर के और आंतरिक अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान यहाँ पर करता है। किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो देखिए जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ना, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो टिश्यू होता है उसका निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। किस ऊतक कोशिकाएं कौन सी ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं? तो ये होती हैं विभज्योतक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो ये है आपका कोलेनकाइमा। आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपकी आरआरबी रेलवे की एग्ज़ाम में पूछा गया है। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं कौन कौन से? एक होता है विभज्योतक एंड एक होता है स्थायी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया में अम्लों का रेशियो कितना होता है? देखिएगा जो एक्वारेजिया होता है ना इसमें अम्लों का जो रेशियो जो अनुपात होता है वो होता है 3:1 का।
किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत एक्टिव होती हैं? इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिक रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। विभजोतक मेरिस्टेमेटिक में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? देखिएगा, पौधों में जो लचीलापन होता है वो होता है कोलेनकाइमा के कारण। ऑप्शन आपका सी। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह। निम्न में से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभजोतक। निम्न में किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? मृदुतक। कोशिका भित्ति मृत होती, किसमें कोशिकाएं मृत होती हैं? तो ये होती हैं, कौन सी कोशिकाएं मृत होती हैं? दृढ़ ऊतक। अगला है, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत क्या होती हैं? गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? वो है जाइलम और फ्लोएम। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, वो है मेरिस्टेमेटिक। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में की एक मोटी मोमी परत होती है, वो है क्यूटिन। क्यूटिन की क्या होती है? एक मोटी मोमी परत। ऊतक विज्ञान में किसका स्टडी होता है? ऊतक विज्ञान में स्टडी होता है ऊतकों का। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं, किसमें? पैरेन्काइमा में। वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, दृढ़ ऊतक। एक जटिल स्थायी ऊतक है, इनमें से कौन एक जटिल स्थायी ऊतक है? तो वो है आपका फ्लोएम। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। ऊतक है एक क्या? ऊतक क्या है? एक समान कोशिकाओं का ग्रुप। क्या है? एक समान कोशिकाओं का क्या है? ग्रुप ऊतक यानी कि टिश्यूज कहलाता है। नेक्स्ट है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है स्क्लेरेनकाइमा। वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो वो है संवहनी ऊतक। अंतर्वेशी विभजोतक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। निम्न में कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो वो है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है वो जाइलम का प्रकार नहीं है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है वल्कल। वल्कल ना एक बाहरी संरक्षी परत होती है एक वृक्ष की। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं कहाँ? वाहिका में। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? वो है प्रकाश संश्लेषण करना, बाकी पौधों को सुरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। ये तीनों ही होते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करना नहीं होता। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, तो संयोजी ऊतक में अस्थि उपास्थि रक्त होते हैं, लेकिन तंत्रिका कोशिका नहीं होता। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? वो है आपका रक्लेनकाइमा। देखिएगा, यहाँ पर होना चाहिए आपका स्क्लेरेनकाइमा, तो यहाँ पर इसे सही करेंगे, स्क्लेरेनकाइमा आपका राइट आंसर होगा। रक्त क्या है? रक्त एक पेशी ऊतक है, एक पैकिंग ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है या सहायक ऊतक है? तो फटाफट कमेंट कीजिए, ये है आपका एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो वो है जाइलम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद है? तो ये त्वचा में मौजूद होता है।
जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है किसकी? आयत फल की, यानी कि क्यूबाइडल की। यहाँ पर क्या करता है? आंतरिक परत को यहाँ पर निर्मित करता है। दृढ़ ऊतक बना होता है किसका? ये आपका निर्जीव कोशिका का बना होता है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो वो है आपका त्वचा, स्किन। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय ऊतक आपके होते हैं कितने प्रकार के? ऑप्शन सी 3 प्रकार के होते हैं। ऊतक क्या होता है? देखिएगा, जो ऊतक होता है ना, ये आपका वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, उसी को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। हिस्टामिन श्रावक कोशिकाएं में पाई जाती हैं संयोजी ऊतक। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है किसका? तो ये बनता है वसा का। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। उन कोशिकाओं के समूह को यहाँ पर कटा हुआ है समूह को जिनकी वृद्धि और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं। उनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं ऊतक, टिश्यू कहते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। अस्थायी। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो ये बनी है अधिचर्म कोशिका। मुंह की परत से बनी होती है, तो मुंह की परत जो होती है ना, ये आपका पपड़ीदार उपकला स्क्वेमाउस एपिथेलियम से बनी होती है। अगला है ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती हैं। एपिथेलियल। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक है? तो वो है आपका हड्डी। अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है, तो वो करता है त्वचा और मांसपेशियां। किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? संयोजी ऊतक में। किस ऊतक संवहन पूल बनाते हैं? कौन? तो ये बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? वो करता है जाइलम। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है? वो है फ्लोएम वाहिका। किसके कारण स्क्लेराइन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? लिग्निन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? जाइलम से बना होता है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो वो पैरेन्काइमा का। अगला है कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका ऊतक। त्वचा पर बाल क्या है? तो ये एक मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं? वो है सल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका कहलाती है। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? स्किन, त्वचा।
किस प्रकार के एपिथीलियमी ऊतक वृक्कीय नलिकाओं तथा लार ग्रंथियों की नलिकाओं का निर्माण करते हैं, जहां यह यांत्रिक सहारा प्रदान करता है? घनाकार एपिथीलियन। किस ऊतक में बहुत सी मोटी काष्ठीय भित्तियां होती हैं? स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ोतक में। पौधों में द्वितीय वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? कैम्बियम। दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करें जिसकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म, सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती हैं। तो ये होती हैं विभज्योतक होती हैं, ऑप्शन सी। निम्न में कौन एक संयोजी ऊतक है? तो वो है हृदय मांसपेशी। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। निम्नलिखित में कौन एक साधारण स्थायी ऊतक है? मृदक पैरेन्काइमा जिसे कहते हैं। अगला है कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशीय रिक्त स्थान में आ जाते हैं तथा किसका निर्माण करते हैं? लसिका का। अगला है ऐच्छिक पेशी। पेशी भी कहलाती है कौन सी? रेखित पेशी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो फटाफट यहाँ पर मिलान करना है कि जो रेखित है वो क्या है। तो फटाफट आप कमेंट करेंगे। देखिएगा, रेखित आपका लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित आकार का है। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। चिकनी आपका देखिएगा, जो चिकनी पेशिका का ऊतक है ये आपका लंबी के साथ साथ अंतिम सिरा नुकीला इनकी तुर्क रूपी है, ये भी सही है। हृदय बेलनाकार तथा शाखाओं वाली, बिल्कुल सही। तो 1 2 3 कहीं पर आ रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक है? तो वो है आपका त्वचा। त्वचा मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक के बने होते हैं? एपिथीलियमी ऊतक के। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? तो ये होती हैं आपकी ऑप्शन ए, वसा ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए स्पेशल होती हैं, विशिष्ट होती हैं, ऑप्शन ए। तो ये आपके देखिएगा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और चैप्टर है आपका जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, बायो मॉलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर आप देखेंगे। तो देखिएगा, आपका जो 5वां चैप्टर वो जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल से है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन वो है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? कौन सा या कौन से कथन गलत हैं वो बताना है। पहला है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर बोला है गलत है, तो गलत बताना है। देखिएगा, जो डीएनए होता है इसका आपको नाम भी याद रखना है पूरा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, बिल्कुल होता है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक यूनिट है जो 2 अवयवों से मिलकर बनी होती है। तो ये यहाँ पर सही नहीं है, ए एंड बी सही है। तो यहाँ पर पूछा है गलत कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर सी होना चाहिए। तो आप देखते हैं कथन क्या है, तो ये है आपका सी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप। डीएनए का पूर्ण रूप अभी बताए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोटेशन कहते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक क्या निर्माण होता है?
एक यहाँ पर निर्माण होता है किसका, यहाँ पर होता है mRNA प्रति। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, तो ये होता है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, तो दूध का जो प्रोटीन है वो कौन सा है, केसीन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, तो मुख्य हिस्से जो होता है ना, ये आपका किससे बना होता है, ये बना होता है पानी से, वाटर से। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है क्या, तो प्रोटीन का एंटीबॉडी भी होता है, एंजाइम्स भी होती हैं और कोशिका झिल्ली भी। इनमें से सभी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है, तो ये होता है आपका ऑक्सीजन। बालों का रंग किसके कारण होता है, तो बालों का जो रंग होता है ना, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण है ऑप्शन बी मेलेनिन के कारण होता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है, मूल कार्य क्या होता है, एक डीएनए प्रति का निर्माण करना होता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, आरएनए का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, इनमें से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, तो वो है आपका विटामिन। बाकी सभी यहाँ पर मैक्रो पोषक तत्व हैं। अगला है आपके डीएनए के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है। अभी यहाँ पर आपको सही बताना है और ये एनडीए एयरफोर्स एंड सीडीएस की एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डीएनए के संबंध में जो कथन सही है वो आपको बताना है, तो फटाफट आंसर करेंगे कौन सा कथन यहाँ पर सही है। डीएनए सभी जीवित कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ है, क्या ये वाकई में है, बिल्कुल है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करते हैं, बिल्कुल। नाभिकीय डीएनए प्रति समानांतर चलने वाली दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से शुरू द्विकुंडलीय होता है, क्या होता है ये, बिल्कुल सही होता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्या ये सही है, पाया जाता है, नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से सही हैं, 1 2 3। तो कूट यहाँ पर देखेंगे, कूट में आप देख रहे हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए के एक तंतु गुच्छ स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सीडीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये है आपका अनुलेखन प्रक्रिया कहलाती है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है, तो जल्दी से आंसर करेंगे क्या समाविष्ट होता है। एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह यहाँ पर क्या होता है, इसमें इस श्रृंखला में समाविष्ट होता है। और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो ये बने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आएगा आपका चैप्टर 6 और उसको यहाँ पर देखेंगे और उसका है ये पहला क्वेश्चन। स्टेट लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सेंट्रल डोग्मा से ... को आनुवंशिक जानकारी हस्तांतरण को संदर्भित करता है। डीएनए से प्रोटीन को आनुवंशिक जानकारी हस्तांतरण से क्या करता है, हस्तांतरण को ये आपका संदर्भित करता है। चलिए अगला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे आप कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहती हैं। तो वंशागति का जो अध्ययन होता है रूल्स का, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, उसे कहते हैं
ऑप्शन सी आनुवंशिकी कहते हैं। निम्न में आनुवंशिकी यूनिट कौन सी होती है? जीन आनुवंशिकी यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल की 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बीज का पीला व हरा रंग, सीमावर्ती टर्मिनल और अक्षीय एक्सियल फूल, चिकना और खुरदरा तना, मटर के पौधे की लंबी और बीनी ऊंचाई। कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रोजी क्या है? तो रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है। लैब असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? भेड़ पहला यहाँ पर क्या था? सफल क्लोन जंतु था। डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है कैसा? ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। तो ये होता है आपका धनात्मक। डीएनए की संरचना के द्विकुंडलीय मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन को आंकड़े दिए गए हैं। मॉरिस विल्किंसन और रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए। आनुवंशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक यूनिट है तो ये है आपकी जीन। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया था? फ्रांसिस क्रिक ने यहाँ पर प्रस्तुत करा था। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यू असॉर्टमेंट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? 9:3:3:1। वंशानुगत स्थानांतरण की यूनिट है तो ये है आपकी जीन, वंशानुगत स्थानांतरण की यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? यूरेसिल। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो वो है आपका बहु इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यू का नियम के अवलोकनों पर आधारित है। किसके अवलोकनों पर? द्विसंस्करण के अवलोकनों पर। एक पादप जिसका जीन प्रारूप AABBCC है में स्वपरागण होने पर F2PD का लक्षण प्रारूप होगा कैसा? 3:1 का। एक जीन की विनिर्दिष्ट अवस्थी विस्थल पर होती है। अवस्थिति विस्थल पर होती है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने हैं? 7। वृक्ष की अनुमानित आयु का पता चलाया जा सकता है किससे? मुख्य तने में स्थित वार्षिक वलयों को गिन करके। अगला है, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया। वह पादप कौन सा था? हिरेसियस। बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? IAA को लाया जाता है। 2 अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण क्या कहलाता है? ये कहलाता है संस्करण। पुष्प के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है? पुंकेश्वर। निम्नलिखित में कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? तो ये है बासमती। युक्त कोशी और दल लग्न पुंकेश्वर पाए जाते हैं किसमें? कंपोसिटी में। अगला है, मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप का अनुपात है 9 जुर्रीदार हरे, 9 गोल हरे, 3 जुर्रीदार पीले और 1 गोल ग्रीन। विपयार्सी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन को क्या कहते हैं? एलील्स। नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाइए। तो गलत यहाँ पर पार्मेलिया फोलियोस बिल्कुल लाइकेन, ये लाइकेन है और लाइकेन का प्रकार बिल्कुल सही। और क्लेडोनिया फ्रूटिकोस बिल्कुल सही। हेमोटोमा क्रस्टो से भी सही है लेकिन ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? स्नेप ड्रैगन।
हाल में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? परासीनी तकनीक के द्वारा डेवलप किए गए हैं। अगला है, निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है? मार्सिलिया में। साइथीम पुष्प क्रम पाया जाता है यूफोर्बिया में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूफोर्बिया। क्या हो जाएगा? यूफोर्बिया में। अगला है, मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? मटर के पौधे पर। ये आप सभी जानते हैं और कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है वो बताना है। क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन, क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ऑप्शन ए यहाँ पर देखेंगे, ये आपका है क्या? क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन। विविधता है तो विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, या माता पिता और संतानों के बीच अंतर। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट है। विविधता मतलब उपरोक्त सभी। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जीन। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? ये निधन इनका हुआ है 1884 में। वंशानुक्रम की यूनिट है, कैसी यूनिट है? जीन। अगला है यहाँ पर विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिकता गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये यूजीनिक्स को कहते हैं। अगला है यहाँ पर कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधे में अप्रभावी होती है? झुर्रीदार बीज। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग डॉट डॉट का प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है मेंडल। अगला है यहाँ पर, इनमें से कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है? वो है XY गुणसूत्र। इनमें से कौन सा लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत है? तो गलत इनमें से कौन सा है? ये आप देखिएगा ऑप्शन सी, एक स्त्री में दो या एक समान X गुणसूत्र और XY होते हैं। ये यहाँ पर रॉन्ग है। पुनर्जनन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है कौन सा? XY का। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? जेनेटिक कोड की खोज के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है कितनी है? महिला रोगाणु कोशिकाओं में बोल रहा है तो 23 है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था? एक संकर संकरण गोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए का नियम दिया था। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपकी ऑप्शन डी में। अगला है, क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित होता है किससे? ऑप्शन बी, जनन विज्ञान। लैंगिक प्रजनन में डॉट डॉट की या का डॉट डॉट शामिल होता है, यानी कि विपरीत लिंगों में के ये का दो जनक शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, एक मादा युग्म में क्रोमोसोम होते हैं कितने? 23। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर में। किसमें? सेंट्रोमियर।
मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया है? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। जेनेटिक्स में किसका स्टडी किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रों का। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलाना है, तो फटाफट आप मिलाएंगे से देखिएगा। डीएनए संरचना ये आपका किसने दी थी? वाटसन और क्रिक। तो 1 का आपका क्या हो जाएगा? 1 का 3rd हो जाएगा। और ABO रक्त समूह यहाँ पर किसने दिया था? ये आपका दिया था लैंडस्टीनर, आपका 4th हो जाएगा। जंपिंग जीन की खोज किसने करी थी? ये आपकी करी थी बारबरा मैकलिंटॉक ने। रेगुलेटरी जीन तो जैकब और मोनार्ड ने। तो यहाँ पर 3rd 4th 2nd 1st, 3rd 4th 2nd 1st आ रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा भी, लेंटिकल्स के द्वारा भी, क्यूटिकल के द्वारा भी, यानी कि ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला है हमशक्ल। जुड़वा का जन्म तब होता है जब प्रायः एक ही लिंग के। अगला है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? माइकोप्लाज्मा की। जीन का आकार होता है कैसा? सर्पाकार। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? आग। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है क्या? ऑटोगैमी, सयुग्मन कहते हैं। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? जीन बस्ती। अगला है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जो जीन्स होते हैं उनका आधा हिस्सा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं कितने जोड़ी गुणसूत्र? ये पाए जाते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? आनुवांशिक लवणों से। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी TTR है तो समलक्षणी क्या होगा? ये होगा आपका बौना और गोल। अगला है आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। आनुवांशिकीय सामग्री के वाहक हैं क्या? जीन। जीन जो होते हैं ये आनुवांशिकीय सामग्री के वाहक होते हैं। जीन क्या होते हैं? आनुवांशिकीय सामग्री के वाहक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या कथन गलत है वो बताना है। तो फटाफट बताएंगे। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। क्या ये आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या बोलेंगे? कथन सही या कथन गलत? तो यहाँ पर आपका जो कथन गलत है वो कौन सा होगा? वो आपका यहाँ पर है ए, बिल्कुल सही है। गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी सही है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, ये यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। तो ए एंड बी सही है, एंड सी गलत है, ऑप्शन सी। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब कथन बताना है कि कथन यहाँ पर कौन सा सत्य है। 47 का क्या आंसर होगा? देखिएगा, टिड्डों तथा कुछ अन्य एक मिनट। टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं।
किसी नर में 1x गुणसूत्र और 2y गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 42 21 जोड़ी आलिंगी गुणसूत्र होते हैं। क्या ये सही है या नहीं? तो सत्य कथन आपको बताना है। देखिएगा, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। बचा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। एक डीएनए, एक अणु, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे घुमा कर श्रेणी का बना होता है। तो यही यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन होता है 44 गुणसूत्र प्लस XX। अगला है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से निर्धारित होता है, ऑप्शन ई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? ऑप्शन सी, लैंगिक। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? 46। पीढ़ी यानी कि F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है कौन सा? प्रबलता। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है प्रबल। किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो ये आपका किसने करा था? 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने करा था। 55 का यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा, वंशानुक्रम ना, तो 55 का यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। अगला यहाँ पर है कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो X या Y का। मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके X क्रोमोसोम उसकी प्राप्त होते हैं किससे? ऑप्शन बी, माता से। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया है, स्वपरागण की पद्धति से प्राप्त किया है। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजनों क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है आनुवंशिकता। आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, कौन होते हैं? डीएनए। डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासीय लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासीय लक्षणों से उत्पन्न जोड़ी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो कितने विपर्यासीय लक्षणों की कितनी जोड़ी है? ऑप्शन सी, 2 जोड़ी। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? थैलेसीमिया। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? ग्रेगर मेंडल ने। बच्चों का लिंग में प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होते हैं पिता। अगला है, F2 जनरेशन में फेनोटाइप अनुपात होता है कितना? 9:3, 3:3 एंड 3:1 का। अगला है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है, दैहिक। दैहिक उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में 20 गोल और पीले होते हैं कितने? 315 बीज गोल और पीले होते हैं। एलिल होते हैं, तो एलिल क्या होता है? जीन का वैकल्पिक रूप ही एलिल होता है। प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? ऑप्शन सी, परिवर्तन। सहलगनता की खोज किसने की थी? ये करी थी बैटसन ने। आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? बैटसन ने गढ़ा था। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण का प्रयोग किया था? मटर। यूफेनिक्स है, तो यूफेनिक्स आपका क्या है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवंशिकता का उपचार
या जीनों का हेरफेर, प्रजाति का सुधार, जीवों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का स्टडी। तो यूनिफैक्स आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का क्या है, ये है आपका उपचार। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? समलक्षणी, फेनोटाइप। निम्न में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? तो वो है आपका कौन सा? वो हो जाएगा पिता इक्वल टू माता। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के स्टडी से रिलेटेड है? तो वो है आपकी आनुवांशिकी। अगला है युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं होती हैं? सहलगनता की। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज करी थी? ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब एक जीन युग में अन्य यूनिट के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? एपिस्टैटिसिस कहलाती है। अगला है कि निम्न जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा था? ये करा था आपका ऑप्शन सी बारबरा मैक्लिंटॉक ने करा था। अगला है कि जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है किसका? जीन्स का चित्रण। आनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन विख्यात है? तो वो है जीजे मेंडल। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए उत्तरदायी है। मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए के। जीन है तो जीन आपका डीएनए का ही एक पार्ट है। अग्रलिखित ने व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो वो आपका रहता है केवल एक्सरे तकनीक वालों को। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की यूनिट को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का यूज़ किया था वो है आपका गार्डेन पी मटर। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो वो है टायरोसिन। तो ये हो गए हैं आपके भैया वाला चैप्टर कंप्लीट। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास से रिलेटेड आपका चैप्टर है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं।